सीधे रुक करेंगे इस वक्त लखनऊ का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। मित्र के रूप में सहयोग कर रही थी। जितने भी लोग आए थे सभी श्रद्धालुओं ने इस बात की तारीफ की और हम लोग प्रयागराज कुंभ को स्वच्छता का, सुरक्षा का और सुव्यवस्था का एक मॉडल प्रयागराज कुंभ के माध्यम से हम लोग देने में सफल हुए, जबकि 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ में उस दौरान आए थे। मौनी अमावस्या के दिन तो 5.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया था और इतना व्यवस्थित तरीके से पूरा कार्यक्रम हुआ था। तो प्रशिक्षण के दौरान इस बात की जानकारी कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, ये जानकारी और उस प्रकार की इच्छा शक्ति, अपने फील्ड में उस प्रकार के कार्य करने की इच्छा शक्ति उन लोगों के मन में बाद में जागरूक करने का प्रयास भी हो। तीसरा, एक सकारात्मक माहौल। उत्तर प्रदेश में तो प्रशासनिक अधिकारी ऐसे फेंटे जाते थे जैसे ताश के पत्ते फेंटे जाते हैं। हम लोगों ने प्रदेश में हर एक प्रशासनिक अधिकारी को उसका पूरा टेन्योर दिया कार्य करने के लिए, बशर्ते वह परफॉर्म कर रहा है और फील्ड में उसको पूरा अवसर, जिसने अच्छा कार्य किया उसको प्रोत्साहित भी किया, जिसने गलत किया उसको दंडित करने में भी कोई कोताही नहीं बरती। आज उसी का परिणाम है कि जो उत्तर प्रदेश 2017 के पहले देश के विकास में बाधक माना जाता था, आज उत्तर प्रदेश देश की लगभग सभी योजनाओं में अग्रणी भूमिका के साथ आगे बढ़ रहा है। एक टीम वर्क होना चाहिए। दूसरा, कुछ चीजें हैं जिसकी ताकत अभी हमें समझनी पड़ेगी, जिसके बारे में श्री संजय सिंह जी ने भी अपनी बात अपने उद्बोधन में कहा था। जन सहभागिता। हम जिस फील्ड में कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र के लोगों की हमारे साथ सहभागिता कैसे है, और दूसरा अंतर विभागीय समन्वय। हमने कन्वर्जेंस की ताकत को अभी भी समझने का प्रयास नहीं किया। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी केंद्रीय मंत्री हैं और मुझे गोरखपुर से सांसद के रूप में संसद में एक लंबे समय तक कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में और राज्य के लगभग 38 जनपद ऐसे थे जहां पर इंसेफ्लाइटिस की एक बीमारी से प्रतिवर्ष जुलाई से नवंबर तक बड़ी संख्या में, यानी हजारों की संख्या में बच्चों की मौतें होती थी। ये मौतें हजारों की संख्या में होती थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन पर और प्रदेश के शासन पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता था। मौतें 1977 से हो रही थी, हो सकता उससे पहले भी हो रही हो, लेकिन कोई उसकी चर्चा नहीं करता था। और उपचार केवल गोरखपुर में एकमात्र जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था वहां होता था। वहां पर भी व्यापक दुर्व्यवस्था थी। 1998 में जब मैं पहली बार सांसद बना तो मुझे जानकारी मिली कि यहां पर काफी बच्चे भर्ती हैं और उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। जब मैं वहां मेडिकल कॉलेज में गया तो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने पहले तो मुझे जाने से रोका। जुलाई के अंतिम सप्ताह था, लेकिन मैं जबरदस्ती चला गया। जब मैं वार्ड में गया, आप मान सकते हैं जुलाई के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर या तो बरसात होती है या भीषण गर्मी होती है। अगर बरसात नहीं है तो बरसात नहीं थी, भीषण गर्मी थी। तीसरे मंजिल में वार्ड था, एक भी पंखा नहीं चल रहा था। एक एक बेड में 4-4 बच्चे भर्ती थे, लेटे हुए थे।
वार्ड में भयंकर बदबू थी, टॉयलेट चौक थे, दवा के लिए लोग परेशान थे, दवा नहीं मिल पा रही थी लोगों को। खैर, मैं जब वहां से निकलने के बाद मैं प्रिंसिपल से मिलने के लिए जैसे गया तो प्रिंसिपल ने मुझे एक पर्चा थमाया। उसने कहा साहब हमारे पास बेड्स नहीं है, हम कहां लेटा दें, हमारे पास बेडशीट भी नहीं है, हमारे पास पंखे नहीं हैं। खैर मैं आया, मैंने राज्य सरकार से बातचीत की, एक व्यवस्था बनवाई। मैंने संसद में मुद्दे को उठाने का प्रयास किया, लेकिन मुझे कहा गया कि नहीं, राज्य का विषय है। फिर मैंने जानने का प्रयास किया कि ये बीमारी केवल उत्तर प्रदेश में ही है क्या, लेकिन मैंने देखा नहीं, इससे पहले तो तमिलनाडु में आ चुकी है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम, इन सब राज्यों में भी बीमारी थोड़ा थोड़ा है। तो मैंने इसी को मुद्दा बनाया। मैंने कहा जो बीमारी 5 राज्यों में हो उसको आप अकेले एक राज्य का और राज्य का विषय कैसे मान सकते हैं। तो मुझे स्पीकर ने कहा कि 2 मिनट का मौका देंगे। मैंने कहा 2 ही मिनट सही, एक बार मौका तो दीजिए। और जब मैंने संसद में पहली बार इस मुद्दे को उठाया तो जब मैं बीमारी के लक्षण के बारे में बोलने लग गया तो मेरे साथ समर्थन में कई सांसद खड़े हो गए। और उसके बाद वो संसद का ऐसा मुद्दा बना कि जब भी देश के अंदर 1999 से लेकर 2017 तक जब भी कोई वेक्टर बॉर्न डिजीज होती थी देश के अंदर, कहीं पर कोई फ्लू आता था, तो स्वास्थ्य मंत्री भी और संबंधित राज्यों के सांसद भी मुझसे पूछते थे कि कैसे हम इस मुद्दे को उठा लें। लेकिन 1998 से लेकर के 2017 तक मौत का सिलसिला चलता रहा। 2017 में जब मुझे ही प्रदेश की कमान दी गई तो मैंने आने के तत्काल बाद यहां पे अंतर विभागीय एक कमेटी गठित की। मैं इस बात को मानता था क्योंकि इस दौरान आंदोलन और विभिन्न प्रकार से अलग अलग प्रकार के अभियान चलाए जाने के बाद भी जब परिणाम नहीं आ रहे थे तो मैं इस बात को माना कि यह केवल अंतर विभागीय समन्वय से इसका समाधान होगा। और संयोग से तब तक स्वच्छ भारत मिशन देश के अंदर लागू हो चुकी थी। प्रदेश में हम लोगों ने उन परिवारों को चिन्हित करना शुरू कर दिया था जिन परिवारों में या जिन क्षेत्रों में इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी। हमने एक अभियान के रूप में उन परिवारों को टॉयलेट उपलब्ध कराना, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध करवाना, स्वच्छता सैनिटाइजेशन के लिए बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा में विशेष रूप से अवेयरनेस के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और लगभग 8 विभागों को मिलाकर के स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बना करके जब हमने अभियान प्रारंभ किया, मात्र 3 वर्ष में मौत के आंकड़ों को 95% नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। अंतर विभागीय और कोरोना के सबसे यानी पॉजिटिविटी से लेकर के CFR से लेकर के सबसे कम उत्तर प्रदेश के अंदर है। कोरोना एकदम नियंत्रित है और हम लोगों ने बहुत पहले इसको नियंत्रित भी किया। यह एक ताकत है और उसको हमें समझना होगा। 1 लाख चलो की नीति से हम कोई परिणाम नहीं दे सकते। और एक जो महत्वपूर्ण बात है वह हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को समझना होगा, वह है निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना। अक्सर होता है टालने की आदत, एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालने की आदत। उत्तर प्रदेश में मैं 2017 से ई ऑफिस की बात कर रहा हूं। यद्यपि अब तक हम लोग लगभग 90% तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई, लेकिन मैं जब भी इसको रिव्यू करता हूं तो मुझे लगता है कि नहीं, हर बार मुझे बताया जाता है कि नहीं हम लोग इसको मार्च तक पूरा कर लेंगे। मार्च तक आते हैं तो फिर पता लगता है नहीं साहब इसमें 3 महीने और लगेंगे। 3 महीने के बाद फिर पूछता हूं तो कहे साहब अभी 3 महीने और लगेंगे। और 3 महीने अभी चल ही रहे हैं 2018 से लेकर के अब तक। लेकिन यह सिटीजन चार्टर्ड का एक बहुत अच्छा नमूना हो सकता है और जन विश्वास पर खरा उतरने का भी एक माध्यम हो सकता है।
लेकिन निर्णय लेने की क्षमता हमें विकसित तो करनी पड़ेगी। और जहां पर अधिकारी निर्णय लेते हैं, प्रशासनिक अधिकारी जहां पर निर्णय लेते हैं, वहां पर उसके बेहतर परिणाम भी सामने आते हैं। और वहां पर उन अधिकारियों की अपनी एक अलग छवि भी होती है। जहां पर अनिर्णय का शिकार होता, पूरी व्यवस्था, पूरा विभाग उससे त्रस्त रहता है। और उस निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन को जरूर इस पर विचार करना चाहिए कि यह कैपेसिटी कैसे हम बिल्डिंग कर सकें कि जिससे हमारा प्रशासनिक अधिकारी निर्णय लेने की क्षमता स्वयं के अंदर विकसित कर सके। यह आज के दिन पे बहुत महत्वपूर्ण है। एक जो चीज मैं नया देख रहा हूं, नए बैच के जो लड़के हैं, पैसे कमाने की उनकी जो आदत है, इसको थोड़ा रोकना पड़ेगा। और इसको कैसे आप रोक पाएंगे, इसके बारे में आप लोग थोड़ा उन्हें गाइड करिए। और मुझे अच्छा नहीं लगता जब किसी नए अधिकारी को हमें दंडित करना पड़ता है। यद्यपि मैं उन्हें फील्ड में भेजने के पहले एक बार बिठाता हूं अपने सामने और उनको बोलता हूं कि देखो भाई, तुम्हें अभी लगभग अपने जीवन के 30 से 35 वर्ष प्रशासनिक सेवा के व्यतीत करने हैं और तुम्हें अलग अलग फील्ड में जाके काम करना है। तुम्हारे सामने अच्छे उदाहरण भी हैं और बुरे उदाहरण भी हैं। अच्छा करोगे तो आगे बढ़ते हुए सम्मानजनक ढंग से सफलता की नई नई सीढ़ियों को आगे बढ़ते हुए प्राप्त करोगे। बुरा करोगे तो लुढ़कने में ही 8-10 वर्ष के अंदर लुढ़कते लुढ़कते इस स्थिति में पहुंच जाओगे। इसके बाद आगे के सभी रास्ते बंद हो जाएंगे। और हमें उस स्तर पर बहुत सारे ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के लिए कभी कभी मजबूर होना पड़ता है और उस पर हमें जरूर विचार करना होगा। खासतौर पर जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, वे जो नए आने वाले हमारे अधिकारी हैं, उनको इसके बारे में अगर गाइड कर सकेंगे तो मुझे लगता है कि व्यवस्था के हित में वह एक उत्तम प्रयास हो सकता है। मैं एक बार फिर से भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग तथा प्रदेश सरकार की नियुक्ति और कार्मिक विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित आज के इस कार्यशाला के उद्घाटन कार्यक्रम में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। आप सभी लोगों ने उत्तर प्रदेश को इस कार्य के लिए चुना। उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर एक नए विश्वास के साथ आगे बढ़ता हुआ प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बारे में जो देश की भावनाएं हैं, उसके अनुरूप उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और मुझे विश्वास है कि इस प्रकार के प्रशिक्षण से उत्तर प्रदेश के साथ साथ विभिन्न हमारे जो प्रशिक्षण संस्थान हैं, उन प्रशिक्षण संस्थानों में भी हम लोग प्रशिक्षण के बेहतरीन तरीके अपना करके अपने हर स्तर के कार्मिकों के बेहतरीन प्रशिक्षण के माध्यम से उसका लाभ न केवल राज्य की प्रगति के लिए बल्कि आम जनमानस को दी जाने वाली शासन की योजनाओं के साथ जोड़ करके भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से आप सबका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।